सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एएनसी गर्भपूर्व देखभाल। एएनसी मीन्स एंटीनेटल केयर, जिसका डिटेल आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चेकलिस्ट A1.1 और आपकी स्टैंडर्ड ई में 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, ई 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 मतलब स्टैंडर्ड 16 आपका कंप्लीट ये करता है। अब चूंकि ये देखिए पहला आपका चेक पॉइंट्स है A1.1, तो इसकी इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं कि कितना है। एएनसी एंटीनेटल केयर मतलब गर्भपूर्व देखभाल या प्रसव पूर्व देखभाल। तो गर्भपूर्व या प्रसव पूर्व देखभाल में हम पहला है ई 16.1 से 16.5 में 16.4 छोड़कर गर्भधारण पर महिलाओं को किस प्रकार की सेवाएं दी जाती, मतलब अगर कोई महिला गर्भ धारण करती हैं तो उनको किस प्रकार की सेवा दी जाती है। सबसे पहले तो उनका हम पंजीकरण करते हैं। पंजीकरण में हम क्या नाम है, गर्भधारण पुष्टि होने पर तुरंत MCP कार्ड, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन या मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड कहते हैं, गर्भवती महिला का बनाते हैं, जिसमें सब डिटेल रहता है गर्भधारण से लेकर और बच्चे के इम्यूनाइजेशन तक, जिसको MCP कार्ड भी कहते हैं, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड कहते हैं। फिर दूसरा, गर्भधारण के 12 सप्ताह के अंदर पंजीकरण किया जाना चाहिए। गर्भधारण आशा बहनों या एएनएम बहनों को अगर कोई महिला गर्भधारण करती है तो 12 सप्ताह के अंदर ही उनका पंजीकरण हो जाए, ताकि उनके चारों एएनसी चेकअप प्रॉपर रूप में हो जाए। एएनएम उपकेंद्र पर सभी चिन्हित महिलाओं का विवरण, जिसमें LMP, EDD, लैब जांच, चिकित्सीय परीक्षण रजिस्टर में सुरक्षित रहना चाहिए। जो भी चिन्हित गर्भवती महिलाएं हैं उनका LMP, EDD, लैब जांच, चिकित्सीय परीक्षण सब रजिस्टर में होना चाहिए, ताकि वो जब भी एनसी चेकअप कराएं प्रॉपर रूप में हो पाए। स्वास्थ्य कर्मी को अपने क्षेत्र के अनुमानित गर्भवती महिलाओं का अनुमानित संख्या निकालना चाहिए। जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे एनएम हो, CHO हो, आशा हो, उनके अपने एरिया में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका अनुमानित संख्या निकालना आना चाहिए। जैसे निकालने का तरीका है, जन्म दर क्या है इंटू आबादी, जनरल में आबादी को गुणा करेंगे, फिर उसको 1000 से भाग दे देंगे और प्लस 10% जोड़ देंगे। मान लीजिए अगर 100 आता है तो 110 मान कर चलें, 10% बढ़ा करेंगे। फिर यदि किसी गर्भवती महिला के एनसी चेकअप छूटता है तो उसके MCTS नंबर, मोबाइल नंबर से आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा उनका फॉलोअप करवाना चाहिए एवं चेकअप करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। अगर किसी कारणवश किसी महिला का एनसी चेकअप छूटता है, चूँकि गांव में महिलाएं उतनी जागरूक नहीं होती हैं, किसी भी कारण से अगर उनका एएनसी चेकअप छूटता है तो उन महिलाओं को उनके MCTS नंबर या मोबाइल नंबर से उनको ट्रेस किया जाता है। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा उनको फॉलोअप करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए, उनका एएनसी चेकअप कराना सुनिश्चित करना चाहिए। फिर पंजीकरण में क्या ध्यान रखना है, सभी गर्भवती महिलाओं को 4 एएनसी चेकअप होना चाहिए। 4 एएनसी या 4 एएनसी चेकअप सभी गर्भवती महिलाओं को होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक, विशेषकर तीसरा, 4 में से जो तीसरा चेकअप होता है वो किसी भी MBBS डॉक्टर से करवाना चाहिए, मतलब प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के MBBS डॉक्टर से कराना चाहिए। प्रथम एएनसी चेकअप 12 सप्ताह के अंदर होना चाहिए, द्वितीय 16 सप्ताह के अंदर, तृतीय 34 सप्ताह के अंदर और चतुर्थ आपके 34 सप्ताह से लेके और प्रसव तक, जब तक डिलीवरी होती है उस बीच करवा लेना चाहिए। तो ये कोशिश है कि 12 सप्ताह के अंदर अगर पंजीकरण हो जाता है तो शेड्यूल वाइज एनसी चेकअप हो जाएगा, अन्यथा थोड़ा उसमें परेशानी होती है, लेकिन 4 एनसी चेकअप जरूर करवाना चाहिए। थोड़ा बहुत मंथ इधर उधर, सप्ताह इधर उधर हो, लेकिन 4 एनसी चेकअप जरूर करें। सभी एनसी चेकअप का विवरण रजिस्टर पर अवश्य होना चाहिए, मतलब जो भी रजिस्टर आप बनाते हैं एनसी रजिस्टर या एएनएम का RC रजिस्टर, उस पर एएनसी चेकअप का विवरण होना चाहिए। ये तो पंजीकरण से लेकर हुआ। फिर आपका चिकित्सीय जांच उनका क्या करवाना, पहला है गर्भधारण की पुष्टि प्रेगनेंसी किट, निश्चय किट के द्वारा करना चाहिए। जो भी निश्चय किट या प्रेगनेंसी किट है उसके द्वारा
जांच की पुष्टि करना चाहिए कि गर्भ है कि नहीं। ईडीडी निकालने आना चाहिए, उसमें संभावित डिलीवरी ये प्रसव दिनांक उनका कैसे निकलेगा। अंतिम मासिक का दिनांक, जो अंतिम मासिक आया है उसका दिनांक, जिसको एलएमपी कहा जाता है, उसमें 9 माह जोड़ देना है और 7 दिन जोड़ना है, मतलब 9 महीना 7 दिन उसमें जोड़ देना है। तो जो दिनांक आएगा वही संभावित डिलीवरी प्रसव का दिनांक रहेगा, जिसे ईडीडी कहते हैं। यदि महिला को अंतिम मासिक का दिनांक याद न हो तो उसके फंडल हाइट, मतलब पेट की ऊंचाई से ईडीडी निकले। अगर किसी कारणवश महिला को उसका अपना लास्ट एलएमपी नहीं याद है तो उसके फंडल हाइट से ईडीडी निकाला जाता है। इसमें आईसी आगे देखकर आप समझ सकते हैं। फिर गर्भवती महिला से निम्न जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। क्या क्या जानकारी लें जब भी वो एनसी चेकअप का पहला एनसी चेकअप कराने पहले की सभी गर्भधारण की जानकारी, इसके पहले जो भी गर्भधारण की है उसकी जानकारी, उसमें होने वाली परेशानी, उस गर्भधारण में अगर कोई परेशानी हुई है तो उसके विषय में जानकारी लेना है। किसी प्रकार की तत्कालीन या पुरानी, जैसे तत्कालिक कोई बीमारी है या क्या नाम है, पहले से कोई बीमारी है, करंट में कोई बीमारी है या उसके पहले बीमारी का दवा ली हैं, जैसे मधुमेह का, शुगर, उच्च रक्तचाप, बीपी, टीबी, रूमेटिक हार्ट की बीमारी, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, मलेरिया आदि किसी प्रकार की एलर्जी, गर्भधारण में किसी प्रकार का उपचार, या उनका अगर गर्भधारण न हो रहा उसके लिए किसी प्रकार का उपचार लिए, तो ये सारी जानकारी अवश्य लेना चाहिए। तो ये तो चिकित्सीय जांच में हो गया। अब शारीरिक जांच में क्या क्या करना है। नाड़ी की गति देखना है, श्वसन गति देखना है। नाड़ी गति मतलब हार्ट बीट, पल्स जिसको कहते हैं, पल्स देखना है। श्वसन, सांस की गति, पीलापन तो नहीं है शरीर में, कहीं सूजन तो नहीं है। ऊंचाई देखना है, पेट की वजन के ऊंचाई, सॉरी पेट की नहीं, उनकी हाइट देखनी है गर्भवती महिला का। वजन देखना है, उनका बीपी देखना है। निपल देखना है, सपाट और उल्टा निपल अगर है तो उसे खुद सही कर देना है। गांठ या दर्दयुक्त गांठ देखना है, किसी वजह गांठ तो नहीं है ब्रेस्ट पर, छाती पर। फंडल हाइट, गर्भ पेट की ऊंचाई देखना है। फीटल हार्ट साउंड देखना है, गर्भ के अंदर बच्चे की हृदय गति की आवाज़ सुनना है। माँ के पेट की ऊंचाई कर फीटल के जिंदा रहने उनकी स्थिति की जांच करना, तो फीटल जो भी अंदर गर्भ है, वो बच्चा है, उसकी ऊंचाई और उसका फीटल हार्ट के द्वारा देखना है कि वो लाइव है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं। वो आगे आईसी में दिखाया गया कैसे फीटल हार्ट साउंड सुना जाता है। ये सारी जांचें एमसीपी कार्ड में अवश्य लिखें। जो भी आप जांच कर रहे हैं, शारीरिक जांच या चिकित्सीय जांच या आप क्या नाम है लैब जांच, वो एमसीपी कार्ड में अवश्य लिखें। अब लैब जांच में क्या करना है। पेशाब में प्रोटीन और एल्बुमिन एवं शुगर की जांच, ब्लड शुगर, मलेरिया, हीमोग्लोबिन, ये आपको करना ही करना है। प्रत्येक एएनसी चेकअप में हीमोग्लोबिन, पेशाब में प्रोटीन, एल्बुमिन एवं शुगर की जांच, ब्लड शुगर प्रत्येक एएनसी विजिट में करना है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, हेपेटाइटिस बी, ये एक बार करना है, लेकिन प्रत्येक एएनसी में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हीमोग्लोबिन, पेशाब में प्रोटीन, एल्बुमिन एवं शुगर की जांच, ब्लड शुगर प्रत्येक एएनसी विजिट में करना है। इसके अलावा टीटी की वैक्सीन गर्भ के पुष्टि होने पर लगाया जाता है। दूसरा डोज पहले डोज के 1 माह के बाद, मतलब जब भी गर्भ की पुष्टि हो टीटी का वैक्सीन जरूर लगाते हैं और उसके 1 माह बाद उसका दूसरा डोज लें। और बूस्टर डोज पिछले प्रसव के 3 माह के अंदर लगाया जाता है, मतलब जब डिलीवरी हुई हो उसके 3 माह के अंदर बूस्टर डोज लगाया जाता है। प्रसव हेतु परामर्श, ये बहुत ज़रूरी है कि गर्भवती महिला को प्रसव हेतु क्या परामर्श देना है, उनको कैसे मजबूत करना। प्रसव हेतु गर्भवती महिला को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, उनको सारी चीज़ें बताई जाती है। एक आध गर्भवती महिला से मिलाना चाहिए पहले से जो डिलीवरी हुआ, ताकि वो मानसिक रूप से मजबूत करें। प्रसव कराने हेतु चिकित्सा इकाई को चिन्हित किया जाता है, जो भी उनके नज़दीकी चिकित्सा इकाई उसे चिन्हित किया जाता है, पहले से वहाँ ले जाया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि वहाँ से यूज टू रहें। गर्भधारण के दौरान कभी कभी होने वाले खतरनाक लक्षण, डेंजर साइन के विषय में जानकारी दी जाती है, ताकि गर्भवती महिला समय से गर्भधारण में कभी कभी जो दिक्कतें आती, जो डेंजर साइन मिलते हैं, उसके विषय में जरूर गर्भवती महिला को बताया जाता है, ताकि ऐसी अगर लक्षण उसको दिखे, डेंजर साइन दिखे, खतरनाक साइन दिखे, तो तुरंत डॉक्टर दिखाए। अब डेंजर साइन होते क्या क्या हैं, इसमें सूजन,
हो सकता है, कहीं भी खून का थक्का आ सकता है, धुंधलापन आँख से दिखाई ठीक से न दे, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी लगातार आ रहा हो, बुखार हो रहा है, पेशाब बहुत पीला हो रहा हो, गंधयुक्त पानी का स्राव, योनि से गंधयुक्त पानी का स्राव निकल रहा हो, तो ये सब खतरनाक लक्षण होते हैं। प्रसव लेबर होने के लक्षण के विषय में जानकारी दी जाती है। उनको ये भी बताया जाता है कि जब खासकर लास्ट ट्राइमेस्टर में बताया जाता है कि प्रसव के दौरान क्या क्या चीज़ें लक्षण दिखे, तो आप समझ लीजिए कि लास्ट टर्म में है, और आप प्रसव पीड़ा में जा सकते हैं। जैसे चिपचिपा खून दिख रहा हो, या गर्भाशय में लगातार दर्द और खिंचाव हो रहा हो, तो तुरंत उनको बताना चाहिए कि इस टाइप के लक्षण दिखे तो आप नज़दीकी चिकित्सालय पहुंच जाएं। गर्भवती महिला, उनके परिवार के पास एम्बुलेंस का नंबर अवश्य रहना चाहिए, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर वो चिकित्सालय पहुंच सकें। इस तरह से गर्भ का पता चलते ही प्रसव की तैयारी आरंभ कर देना चाहिए। परिवार एवं आशा के साथ सुरक्षित प्रसव की योजना बनाएं। अपने क्षेत्र की आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम दीदी को लगातार संपर्क में रहें। निर्धारित करें कि प्रसव पूर्व जांच कहाँ करवानी है। आशा से जननी सुरक्षा योजना की जानकारी लें और निर्णय लें कि प्रसव किस चिकित्सालय में करवाना है। क्षेत्र में वाहन की व्यवस्था का पता करें जो रात में उपलब्ध हो, अथवा प्रसव पीड़ा होते ही 102 पर कॉल करें। आशा के माध्यम से क्षेत्र के ऐसे युवाओं की सूची प्राप्त करें जो जरूरत पड़ने पर इच्छा से रक्तदान कर सकें। आशा को तथा परिवार के सदस्यों को आखिरी महीने के में चिकित्सालय साथ चलने को तैयार रखें। सभी जटिलताएं, खतरों के लक्षणों की जानकारी रखें। ये सब प्रसूता महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडी को ये सब अवश्य बताना चाहिए। जैसा कि बताया गया कि अगर महिला को अपना लास्ट एलएमपी नहीं याद है, तो फंडल हाइट से, जो पेट की ऊंचाई से कैसे ईडीडी निकाला जाता है, संभावित प्रसव का दिनांक निकाला जाता है, देखिए आईसी में दिया गया है। इस तरह से देखकर संभावित प्रसव या ईडीडी का डेट निकाला जाए। एक शरीर में दो जान, इनका रखे दोगुना ध्यान के अंतर्गत दिन में कम से कम 3 बार भोजन माता करना चाहिए। गर्भवती महिला को दो भोजन के बीच में कुछ कुछ खाते रहें। रात में 8 घंटे की नींद लें और दिन में कम से कम 1 बार जरूर आराम करें, जिससे बच्चा स्वस्थ हो। 100 दिन तक रोज एक आयरन की गोली भूलिएगा मत। माँ और बच्चा दोनों को ही मिलेगी ताकत। आयरन की गोली अवश्य लेना चाहिए ताकि खून की कमी माँ में न हो, जिसके चलते बच्चे में भी न हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गर्भावस्था में क्या क्या खतरा हो सकता है, जो पहले भी बता दिए, एक बार और देख लें। खतरा हो सकता है यदि महिला का शरीर पीला और कमजोर हो रहा और खून की कमी हो सकती है, रक्तस्राव होने लगे, चेहरे और हाथ पैरों में सूजन, कड़ी अंगूठी कसने लगे, सिर में दर्द, चक्कर आ रहे हो, गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना कम या बंद हो रहा हो। अस्पताल में ही प्रसव कराएं। यदि गर्भवती महिला की लंबाई 4 फुट 10 इंच से कम हो, पहला गर्भ हो अथवा 3 से अधिक बार गर्भधारण हो चुकी हो, पहले ऑपरेशन द्वारा बच्चा हुआ हो, पहले किसी बच्चे की गर्भ में या पैदा होते ही मौत हो चुकी हो, पूर्व में गर्भपात हो चुका हो, गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो, तो ऐसे माताओं को चिकित्सालय में ही प्रसव कराना चाहिए। इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से इस वीडियो में हम देखें प्रसव पूर्व क्या क्या हमें जांच रखनी चाहिए, कैसे पंजीकरण होना चाहिए, कैसे चिकित्सीय जांच, लैब जांच आदि होना चाहिए, प्रसव के दौरान क्या क्या खाते हैं उसके लक्षण के विषय में जाने, और गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब चीज़ों के विषय में जानकारी लिए। ये हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चेक पॉइंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका E16 स्टैंडर्ड है। उसमें सारे पॉइंट्स आते हैं। E16.1 से 16.5 है, 16.4 छोड़कर, और आपके A1.1 में इसका डिस्क्रिप्शन है। इस तरह से आप आज का ANC टॉपिक के 23 सेवा कार्ड 23 समाप्त हुआ एड वीडियो। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं, तो इस प्रकार का वीडियो, जो कि हिंदी में आरोग्य मंदिर के चेकलिस्ट को मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की, और टोटल सारे चेक पॉइंट्स और जो भी इसमें बताया जा रहा है सब
कुछ एनक्वास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चेकलिस्ट, एनक्वास की जो चेकलिस्ट है उसी पर बेस्ड है। एक भी लाइन इधर से उधर मतलब एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप अगर चैनल सब्सक्राइब करते हो वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू सो मच।